बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कल हमने बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक्स पंजाब बुक बोर्ड से ख़त्म कर लिया था और साथ ही हमने उसके कंसेप्ट जो कि फेडरल बुक बोर्ड में लिखे हुए हैं साथ साथ ही उसी बुक के अंदर ही हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। और बायोएनर्जेटिक्स का उन कंसेप्ट के अलावा जो हमारे पास है कोई इतना ख़ास वो डिफरेंस नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से कोई एक आधी लाइन है वो है ना कहीं पे आ जाती है जो कि हमारे पास डिफरेंट होती है। तो बाकी जो डिफरेंट है वो भी कंसेप्ट्स डिफरेंट हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर जो डिफरेंस हैं तो अगर देखें तो फुल रेंज को हम जैसे इस किस्म की पार्ट है मेरे पास फुल रेंज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। फुल रेंज जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। आगे अगर बात करें तो अफेक्ट जैसे जैसे लाइट हमारे पास क्या करती है, अफेक्ट करती है और तू ही हमारे पास अब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। तो लाइट के मुताबिक वो अफेक्टिवनेस की भी उसकी अब्जॉर्प्शन के मुताबिक डिफरेंट होती है। और एलजी की अगर बात करें हम एलजी में तो उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं और कौन कौन से हमारे पास क्लोरोफिल हमारे पास नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए में तो वो तो पाया जाता है, लेकिन अगर क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी एलजी है उसमें नहीं पाया जाता। तो अगर उसकी हम बात करें तो वो हमारे पास ब्राउन और रेड एलजी में हमारे पास क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। इन दो एलजीज में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। ये एक इजाफी पॉइंट है हमारे पास फेडरल का। आगे अगर हम चलें एलजी के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल्स की अगर हम बात करें तो जो एलजी के क्लोरोफिल्स होते हैं, एलजी के जो क्लोरोफिल्स होते हैं तो वो कौन से हैं। एलजी के क्लोरोफिल्स हैं हमारे पास क्लोरोफिल ए बी तो हमने पढ़ लिया था मैक्सिमम एलजी में, और ए पाया जाता है और बी जो है सिर्फ ब्राउन एलजी में नहीं पाया जाता। बाकी क्लोरोफिल सी हमारे पास आ जाता है, क्लोरोफिल डी आ जाता है, क्लोरोफिल ई आ जाता है और बैक्टीरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरियो क्लोरोफिल हैं। तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम पास करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है, तो क्लोरोफिल की दो छोटी बड़ी टेल होती हैं, दो टेल होती हैं और हर एज 2 टेल होती हैं। क्लोरोफिल की छोटी टेल होती है जहाँ पे हमारे पास है क्लोरोफिल की टेल, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हर पायरोल रिंग हमारे पास 1 नाइट्रोजन और 4 कार्बन पर मुश्तमिल होती है, 5 कार्बन खोने वाली होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आगे अगर बात करें हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो डिफरेंस है वो कहाँ आता है। क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में जो डिफरेंस आता है अगर वहाँ बात करें तो सेकंड पायरोल रिंग ना उसमें डिफरेंस आता है। सेकंड पायरोल रिंग इसमें डिफरेंस आता है। इसमें अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो CH3 होता है और क्लोरोफिल बी की बात करें तो CHO होता है हमारे पास, ये डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते चलें आगे इसकी और कि कैरोटीनॉइड्स वो क्या होते हैं। कैरोटीनॉइड्स होते ही हमारे पास टर्पिनॉइड लिपिड हैं जो कि हम सेल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पढ़ चुके हैं। लिपिड्स होते हैं ये टर्पिनॉइड्स लिपिड्स होते हैं। तो ये भी कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए हमें। और कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास लीव्स में पाए जा सकते हैं, ये फ्लावर्स में पाए जा सकते हैं हमारे पास, और फ्रूट्स वगैरह में हमारे पास ये कैरोटीनॉइड्स वगैरह वो पाए जा सकते हैं। और बीटा कैरोटीन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स में ना वो पाए जाते हैं बीटा कैरोटीन। अगर हमारे पास बात करें आइसोप्रोनाइड यूनिट की तो वो कैरोटीनॉइड भी हो सकते हैं और दूसरे ज़ेंथोफिल होते हैं। और ज़ेंथोफिल भी हम पढ़ आए थे, तो ज़ेंथोफिल के
बारे में क्या होता है, येलो कलर जो है ना फोलिएज इन आटम, आटम में जो येलो कलर जो आता है ना पत्तों का, वो ज़ैंथोफिल की वजह से होता है इन आटम्स। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो क्लोरोफिल मोस्टली ऑब्जर्व करता है हमारे पास, मोस्टली ऑब्जर्व करता है रेड लाइट को हमारे पास वायलेट ब्लू में, वायलेट ब्लू लाइट में क्लोरोफिल मोस्टली हमारे पास क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और दूसरी रेंज इसकी कहाँ पे जाती है, ये हमारे पास वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड जो है, ऑरेंज रेड, वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड में क्या शो करती है, मैक्सिमम जो है अब्जॉर्प्शन ये शो करती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते चलें इसकी, तो ये वायलेट ब्लू 400 से लेके हमारे पास 470 नैनोमीटर तक आता है। और ऑरेंज रेड जो है 630 से 660 तक जो है वो होता है। अगर मज़ीद आज बात करें कैरोटीनॉइड्स की, वो वहाँ उनकी क्या होती है मैक्सिमम रेंज कैरोटीनॉइड्स की, कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स की मैक्सिमम रेंज हमारे पास अगर बात करें तो वो होती है 430 से लेके 500 नैनोमीटर। और क्लोरोफिल ए की ऑप्टिमम अब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है, 660 नैनोमीटर पर, 660 नैनोमीटर तक होती है। ये वो इजाफी पॉइंट हैं जो कि हमारे पास फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं लिखे हुए। अगर हम बात करें तो साइटोक्रोम जो कम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो जो 2 साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, वो जो 2 साइटोक्रोम्स होते हैं वो कौन कौन से साइटोक्रोम से मिलकर बनते हैं, उसकी एक होता है हमारे पास साइटोक्रोम B6 और दूसरा होता है साइटोक्रोम F। हमारे पास ये 2 होते हैं हमारे पास साइटोक्रोम से, ये बात होगी। और अगर हम बात करें FADH जो हमारे पास है, FADP रिडक्टेज होता है, NADP रिडक्टेज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, वो क्या होता है, फ्लेवो एंजाइम होता है, एक फ्लेवो एंजाइम। तो ये हो गया। कैल्विन को आगे नोबेल प्राइज़ कब मिला था, कैल्विन नोबेल प्राइज़ कब मिला था उसको, 1961 में। तो ये हो गया। 6 कंपाउंड जो है हमारे पास अनस्टेबल जो बनता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, अनस्टेबल होता है, ये भी बात डिस्कस हो गई थी। और हमारे पास पाइरोवेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये दिखाया गया है। बाकी लैक्टेट का, तो लैक्टिक एसिड का तो हमें पता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास पाइरोविक एसिड का होता है। पाइरोविक एसिड का अगर साथ OH लग जाए तो पाइरोविक एसिड का हो जाता है, और जब H ना हो तो ये आयन की फॉर्म में हो तो ये हमारे पास क्या हो रहता है, पाइरोवेट से। आगे हम मज़ीद आगे अगर चलें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो फर्स्ट स्टेप होता है एल्डिहाइड बनता है, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और NADH जो उसको रिड्यूस करता है, तो वो NADH दोबारा जो है ना यूज़ हो सकता है। आगे हम जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की बात कर चुके हैं, आगे हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के सेकंड नेम की। ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको हम और क्या नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं EMP पाथवे, EMP पाथवे। तो ये साइंटिस्ट के नेम्स की वजह से इसको EMP हम पाथवे देते हैं। फॉर हमारे पास जो है हैम्पडन
और M हमारे पास है में, ये है मेयरहोफ साइंटिस्ट। और P जो है पार्नस, इनको शो कर रहा है। ये इसको EMP पाथवे इसलिए कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। और फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में ATP बनती है, वो तो हमें पता है। तो उसके लिए एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है हमारे पास, जो लास्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, तो PEP, जिसमें लास्ट स्टेप में क्या होता है, PEP कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास पायरुवेट में। तो उस वक़्त हमारे पास कौन सा एंजाइम जो है वो वर्क कर होता है, तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है ना, पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहा होता है लास्ट स्टेप पे। ये भी हमें पूछा जा सकता है कि लास्ट स्टेप पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, और ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि इस स्टेप में हमारे पास कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा। और अगर हम बात करते हैं तो पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और उधर भी उसकी एनर्जी यूज़ होगी, मतलब NAD जो है FAD में कन्वर्ट होगा। उधर जो है 2 ATP का एक ग्लूकोज के लिए उसको नुकसान हो जाएगा, 2 ATP का नुकसान हो जाएगा, तो 36 जो हमारे पास जो है ATP बनेंगे। अगर 36 ATP की हम बात करें तो 36 ATP में से जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशंस की वजह से बनते हैं वो कितने होते हैं, 2 तो हमारे पास ग्लूकोज की जो है उसमें बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है। और बाकी एक क्रैब साइकिल के दौरान, एक क्रैब साइकिल के दौरान बनता है, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए उधर 2 ATP, उधर 2 फिर डबल हो जाते हैं, क्योंकि एक वो पायरुविक एसिड को शो कर रहा है, और बाकी हमारे पास जो 32 ATP रह जाते हैं वो सारे कीमी ऑस्मोसिस के ज़रिए से बनते हैं, मतलब कीमी ऑस्मोसिस से ही हमारे पास ज़्यादा ATP बनते हैं। ये पॉइंट है। क्रैब साइकिल का इजाफी जो हमारे पास है कि सिट्रेट से के बाद हमारे पास क्या बनता है, सेकंड स्टेप में डिहाइड्रेशन होके आइसोकोनिटेट बनता है, वो कल हमने डिस्कस कर लिया था। आगे अगर बात करते चलें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स की बात अगर हम करें, अगर हम ATP की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये हम इधर से ही पढ़ते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो NADH जो है ना, डीहाइड्रोजिनेजेस कम्प्लेक्स 1, जिसको कम्प्लेक्स 1 हम कहा जाता है। FATH जो है एक NADH का डीहाइड्रोजिनेज होता है, जो कि NADH को डीहाइड्रोजिनेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और FADH की डीहाइड्रोजिनेशन होती है कम्प्लेक्स 2। को एंजाइम होता है हमारे पास साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स, मतलब ये सारे के साइटोक्रोम को एक ही साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में अब नाम दिया गया है। मतलब उसमें क्या होता है, 5 साइटोक्रोम C होता है एक, और उसको रिडक्टेज के बाद साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स, पहले साइटोक्रोम की रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन किसके ज़रिए से होती है, ऑक्सीजन के ज़रिए से, लास्ट पॉइंट पे। अगर हम बात करें ये ATP कब कहाँ बनती है, NADH डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स सबसे पहले होता है, NADH और FADH की डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स ये होता है, और इस दौरान पहली क्या बनती है हमारे पास ATP, फिर आगे क्या इसी सीक्वेंस में आता है, ये कम्प्लेक्स 2 है, फिर आगे हमारे पास कोएंजाइम Q ये होता है, कोएंजाइम Q के बाद साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स के बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स ये आता है, और एंड पे आके जो वाटर का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है कोएंजाइम Q तक पहुंच जाते हैं FADH की रिडक्शन से। FADH जो है उसके हमारे पास
डिहाइड्रोजिनेशन होती है, डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। और FAD की डिहाइड्रोजिनेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं को क्यू पे, और फिर वो चेन में चलते हैं, कोएंजाइम क्यू से हमारे पास साइटोक्रोम C में जाते हैं, मतलब कि कोएंजाइम क्यू से पहले क्या कहाँ जाते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स से, और उधर से कहाँ जाते हैं साइटोक्रोम C कम्प्लेक्स पे, और उधर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स। जैसे जैसे हमारे पास क्या है वो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, तो इधर इधर ही हमारे पास पाथवे होता है साइटोक्रोम का, मतलब रिडक्टेज कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स 1, ये हमारे पास कम्प्लेक्स 2, ये की कोएंजाइम क्यू, ये कम्प्लेक्स 3, फिर साइटोक्रोम C, फिर कम्प्लेक्स ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स 4, और फिर एंड पे आके ऑक्सीजन से, और फाइनली ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे पास वाटर बनती है। और हमारे पास अगर बात करें तो 3 जगह पे कहाँ कहाँ पे बनती है, NADH रिडक्टेज कम्प्लेक्स 1, ये जो है इधर एक बनता है हमारे पास ATP, और क्या साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स 3 इधर बनती है ATP, और साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कम्प्लेक्स 4 इधर बनती है हमारे पास ATP। आगे यूबिक्विनोन की बात हो रही है, तो ये की बात हो, ये जो है क्या होती है, प्रोटीन्स नहीं होती, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है लिपिड सॉल्युबल होता है और वाटर इनसॉल्युबल होता है। और साइटोक्रोम जो है जिसका मतलब लिटरली क्या होता है, सेल कलर, साइटो सेल कलर, और मतलब साइटो सेल और क्रोम कलर। रिड्यूस साइटोक्रोम्स की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, दे आर प्रोटीन प्लस पिगमेंट्स। और अगर हमारे पास आयरन होते हैं, दे कैन गेन और लूज लैक्टोन्स। ये इनकी बात हो रही थी क्यूनेन्स की, साइटोक्रोम्स की, साइटोक्यूनेन्स, प्लास्टोक्यूनेन्स, इस तरह के यूबिक्यूनेन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जो है हमारे पास डायरेक्टली इससे कोई ATP नहीं बनता। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना ईज़ करता है फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन तक पहुंचाने में। तो ये किस तरह होती है, बाकी वो सारा प्रोसेस कीमियोस्मोसिस का हम कल पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से पंप किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये पंपिंग हो रही है, और इधर जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल इनर साइड प्रोजेक्शन क्या होती है जो कि बैटर्स की तरफ होती है, वो F1 पार्टिकल होता है। और F1 पार्टिकल इसी को ही जो है ATP सिंथेज का नाम दिया जाता है। और उसके ऊपर वाली जो लेयर जो कि हमारे पास साइटो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, F0 पार्टिकल। F0 पार्टिकल वाली साइड पर जब इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी जो है कीमियोस्मोसिस होती है, और इधर से हमारे पास नीचे आते हैं। ये एक अहम पॉइंट है जो कि आगे गया है। और ATP में 2 फास्फेट होते हैं, जब इस तरह ATP में कन्वर्ट होती है, और एक हाइड्रोजन के उधर मूव करने से 3 जो हैं ये बनते हैं। तो ये सारे हमारे पास प्रोसेस हो गए। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ग्लूकोज पायरुवेट एसिड, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज के दौरान। और इधर जो ATP क्रैब साइकिल में 2 ATP बनते हैं, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होती है। तो ये 4 ATP हमारे पास बनते हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरे जो हमारे पास ये बन रहे हैं 32 ATP, ये कीमियोस्मोसिस के ज़रिए से बन रहे हैं। 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन से टोटल 36 ATP बन रहे हैं। क्यों 2 कम होते हैं, क्योंकि NADH डायरेक्टली नहीं जाता FADH की सूरत में। FADH की सूरत में जब जाता है तो 1 ATP उसकी कम होती है, और जो NADH होते हैं इसलिए 2 ATP कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या होती है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है बायो